हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज हम मैथमेटिक्स की इस जर्नी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है। सबसे पहली क्लास हमारी ओरिएंटेशन क्लास रही थी, जिसमें हमने अर्थमेटिक को कैसे सीखना है, परसेंटेज को कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था। कल हमारी जो इससे पिछली क्लास थी, क्लास 1, उसमें हमने परसेंटेज चैप्टर का शुभारंभ किया था, परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली फॉर्मूला क्या, ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता होती है कि अगर कोई वस्तु का मूल्य जो भी है, उस वस्तु के मूल्य में अगर मैं खपत से मल्टीप्लाई कर दूं, खपत मतलब उसकी क्वांटिटी, तो मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टोटल खर्च, या जिसे हम बोलते थे प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो जो हमने कल अपनी परसेंटेज को स्टार्ट किया था, वो इस कंसेप्ट से स्टार्ट किया था कि जो प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल का, किसी वस्तु का, अगर उस प्राइस में हम उसकी क्वांटिटी से, खपत से कितनी हमने वो खरीदी है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा उस पर टोटल खर्च कितना हुआ है वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपए वाली 5 चॉकलेट खरीदी है, तो उनका प्राइस कितना है, 20 रुपया। और संख्या में वो कितनी है, उनकी खपत कितनी है, कंजम्पशन कितनी है, कितनी क्वांटिटी है, 5। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 100। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम उस जर्नी को, उस यात्रा को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उससे थोड़े से आगे का कंसेप्ट। देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 25%, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ अ पर्सन इनिशियली bought 80 kg फॉर द आर्टिकल, हाउ मेनी किलोग्राम्स विल ही परचेज नाउ। समझ नहीं आया होगा आपको, दोबारा मैं समझाता हूँ हिंदी में पढ़ के कि एक वस्तु के मूल्य में कोई एक पर्सन है, वो पर्सन एक वस्तु खरीदने जाता है। जब वो खरीदने जाता है तो वो ये पाता है कि उस वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, 25% का इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने पैसे वो पहले खर्च करता था, उतने ही पैसे वो अब खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़े हैं तो कंजम्पशन कम हुई होगी, क्योंकि अगर हम कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। अब हमें उतना ही खर्चा रखना है, कल हमने यही तो पढ़ा था कि अगर खर्चा सेम रखना है तो प्राइस अगर वस्तु का बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी, कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी। प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगी। इतना समझ आया था। अब उसी को आगे बढ़ा। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति जो खरीदने गया है पहले 80 किलो वस्तु खरीदता था, तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा, कि वो 80 किलो खरीदता था हर बार। अब उसने जाकर देखा कि वो 80 किलो खरीदता था, 80 किलो के ही पैसे वो घर से लेकर गया, लेकिन वहां जाके उसको पता चला है कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया है। अब पैसे उस पे उतने ही हैं। तो जब प्राइस बढ़ा है, पैसे सेम हैं, सिमिलर हैं, इसका मतलब हम अब वो व्यक्ति कम खरीदेगा, और कितनी कम खरीदेगा यही हमें पता करना था। कल के क्वेश्चंस में हम परसेंटेज के रूप में बता रहे थे कि कितने परसेंट कम खरीदेगा, लेकिन आज हम किलो में दे करके बता रहे हैं कि पहले 80 खरीदता था तो अब कितनी खरीदेगा। इन क्वेश्चंस को बनाने के मैंने 2 तरीके बताए थे। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो ये था कि ऊपर और नीचे की फॉर्म में लिखना, यानी कि मैंने लिखा प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इतना समझ आया।
अब जो प्राइस है वो कितना से बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है 25%। 25% का मतलब क्या होता है कि 25% का आपका मतलब होता है वो 25 का इंक्रीमेंट हुआ है 100 में। यानी कि अगर पहले 100 था तो अब बढ़कर वो कितना हो गया है 125। नीचे लिखते हैं पहले वाली वैल्यू, ऊपर लिखते हैं अब वाली वैल्यू। क्या बताया था मैंने कल कि नीचे हम कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे, कौन सी वाली, बिल्कुल आपको अपने मन मन में बोलना कौन सी वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू। और ऊपर हम कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे, जो अब हुई है बढ़ने के बाद। तो जो पहले प्राइस था वो नीचे लिखा है 100 था, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 25 का। तो अब जो वो इंक्रीमेंट हुआ है वो अब हम 100 में प्लस करके लिखेंगे, यानी पहले 100 25 बढ़ गया तो वो 125 हो गया। अब हमें कंजम्पशन पहले 80 खरीदता था, अब हमें पता नहीं कितना खरीदता है, मान लो x खरीदता है। हमें पता है कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, पहले भी मान लो 100 खर्च करता तो अब भी वो 100 खर्च करता है। अब काट छांट करना शुरू कीजिए, कैलकुलेशन शुरू कीजिए। इस 100 से ये 100 खत्म, अब ये 5 से 4 टाइम्स, ये 5 से 5 टाइम्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 टाइम, तो x बराबर आ गया हमारा 64 kg, यानी x की वैल्यू आ गई 64 किलो। यानी पहले वो कितना खरीदता था 80 kg, अब वो कितना खरीदता है 64 kg। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है इस सवाल को बनाने का। जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था वो मैंने आपसे क्या बताया था कि आपको दूसरा मेथड तब लगाना है जब फ्रैक्शन जब परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो। अगर ये फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू सिंपली दे रखी है 10%, 20%, 30%, 40%, 15%, 5%, तो आपको ये वाले मेथड से बनाना है। लेकिन अगर मान लो वो आपको परसेंटेज वैल्यू थोड़ी अटपटी सी दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, पॉइंट में दे दे, तो हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं रेशियो मेथड से, जो रेशियो रिलेटेड मेथड होता है। अब हम रेशियो से इसको बनाएंगे। अब देखिए रेशियो से हम इसको कैसे बनाएंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, नहीं मैं यही, चलो यही बना देता हूं इसको। कैसे बनाएंगे देखिए, अब हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हमें पता है कि जो प्राइस है उस प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है कितना 25% का, 25% का। तो 25% का इंक्रीमेंट होता है +1/4। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सारी बातें क्लियर है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो कंजम्पशन होती है, अगर हमारा प्राइस नो चेंज है, जितना खर्च हम पहले करते थे प्राइस बढ़ने के समय, यानी प्राइस जब नहीं बढ़ा था, जितना हम पहले खर्च करते थे प्राइस बढ़ने के बाद भी उतने ही पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खपत कम कर रहे हैं। और हम खपत किस रेशियो में कम कर रहे हैं, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है। अब जो प्राइस बढ़ा है वो पहले वाला प्राइस कितना था, तो पहले वाला प्राइस 4 था, अब वो कितना बढ़ गया है 1 बढ़ा है। तो 4 जो कभी पहले 4 हुआ करता था, अब 1 का इंक्रीमेंट होकर वो कितना हो गया है 5। कितना समझ आया। अब हमें पता है कि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितना खर्च हम पहले करते थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमने कम सामान खरीदा है, कम सामान खरीदा है। अब किस रेशियो में खरीदा है कम सामान, तो अगर कंजम्पशन पहले हमारी 5 थी तो अब हमने कितनी खरीदी है 4। ध्यान रखना, प्राइस जिस रेशियो में इंक्रीज होगा, ठीक उसके उल्टे रेशियो में कंजम्पशन डिक्रीज होगी। इतना समझ आया। प्राइस बढ़ेगा जिस रेशियो में,
उसके उल्टे रेशियो में कंजम्पशन कम होगी। बढ़ेगा प्राइस, कंजम्पशन कम, प्राइस घटेगा, कंजम्पशन ज्यादा। इसको कैसे याद करोगे? अगर हमें खर्चा सेम रखना है, अगर हम बाजार से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, अगर उसका खर्च सिमिलर रखना है, वही हमें खर्च करना है, और अगर हमें पता चला कि प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन कम होगी। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन उसके उल्टे रेशियो में घटेगी। अगर प्राइस घटेगा और हम उतना ही खर्च कर रहे हैं तो अब हमें ज्यादा सामान मिलेगा। तो जिस रेशियो में प्राइस घटा है उसके उल्टे रेशियो में प्राइस बढ़ेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा समझ में। अभी बस आपको इतना समझना है कि प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा कंजम्पशन उसके उल्टे रेशियो में घटेगी। अब देखिए, अब वो हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 80 खरीदता था, लेकिन हमने यहां रेशियो में देखा कि वो 5 खरीद रहा। अब याद कीजिए, पहली ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था और इससे पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। कि यहां 5 का मतलब 5 नहीं है, हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहले 5 मतलब 80। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है कि 4 का मतलब क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे कि जो 5 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 80 को। तो 4 की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हम इस 5 को यहां ले आते हैं नीचे और हम 4 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखिए, इसको काट छाट कीजिए, ये 16 टाइम जाएगा यानी 16 बार जाएगा। 16 पंजे 80 और फिर ये 16 इंटू 4 और 16 चौका 64। यानी जब 5 का मतलब 80 है इशारे इशारे में, तो उसी इशारे इशारे में 4 का मतलब 64 होगा। या फिर आप टेक्निकल टर्म में जाना चाहते हो तो ये कह दो कि रेशियो में 5 का मतलब 80 है तो 4 का मतलब 64, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इतना समझ आया? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से ना थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। देखिए, आपको सिर्फ ये 2 मेथड ही ध्यान रखने हैं। पहला, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू सिंपल दे रखी है 10%, 20%, 30%, 40%, तो आपको क्या काम करना है? ऊपर नीचे वाला मेथड लगाना है कि पहले वाली वैल्यू नीचे और बाद वाली यानी अब वाली वैल्यू ऊपर। अगर फ्रैक्शन जैसे इस सवाल में दी है, अगर परसेंटेज वैल्यू आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, अटपटी सी हो, आपको उसको चेंज करना पड़े, तो आप उसको सवाल को बनाइएगा रेशियो मेथड से। इतना समझ आया? अब देखिए, यहां पर रेशियो मेथड थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। कन्वीनियंट से मतलब हमारे लिए आसान होगा। अब हमसे बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जब उसको खरीदने जाता है तो उसके खर्च में कोई बदलाव नहीं होता। वो जितने पैसे पहले खर्च कर रहा था आज भी उतने ही पैसे खर्च कर रहा है। उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बताओ, अगर वो पहले 75 किलो कुछ भी जो वस्तु है वो खरीदता था, तो बताओ वो आज कितनी खरीदेगा? सिंपल सा सवाल समझ में आ गया कि वो गया है, अगर उसका खर्चा चेंज नहीं हुआ, तो अगर प्राइस बढ़ा है, अभी मैंने क्या बताया था कि प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन कम होगी, खपत कम होगी, प्राइस बढ़ेगा सामान कम मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा सामान कम मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा सामान कम मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस घटेगा और पैसा हम आज भी उतना खर्च कर रहे हैं, अगर हम किसी सामान को लेने जाएं और प्राइस उसका कम होगा तो हमें पैसे बच जाने चाहिए, लेकिन हमने कह दिया कि हम पैसे नहीं बचाना चाहते। आप एक काम करो, हमें सामान ही ज्यादा दे दो। अब वो सामान किस रेशियो में मिलेगा हमें? तो जिस रेशियो में प्राइस कम हुआ है उसके उल्टे रेशियो में हमें कंजम्पशन ज्यादा मिलेगी। अब देखिए, इसको सवाल के थ्रू आप समझोगे। इस सवाल को वीडियो पॉज करके
आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको सोल्व करता हूं कैसे, कि एक वस्तु है, उस वस्तु का जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है कितने टाइम, 16 इंटीजर 2/3%, 16 सही 2/3% से कम हो जाता है। अब हम इस फ्रैक्शन, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी कि ये 15/3% हो जाएगी। अब ये 15/3 को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस होने के बाद 50/3/100 और ये 2 टाइम्स कट कर आ जाएगी 1/6 और डिक्रीज का मतलब माइनस का साइन यहां लगा है। अब ये जो हमारा प्राइस है वो एक कम हुआ है। देखिए मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया था, बार बार मैं चीजों को रिपीट करता रहूंगा। मैंने क्या कहा था आपसे फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में, ये कहा था कि जो भी आप सीखो वो लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत ना पड़े। आप चीजों को लिंक करना सीख जाओ, आप चीजों को एक सवाल से दूसरे सवाल में इंप्लीमेंट करना सीख जाओ। तो यहां मैंने आपको फ्रैक्शन देखा, जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कोई फ्रैक्शन देखो तो आपके मन में ये आना चाहिए कि जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले प्राइस अगर टोटल 6 था, कितना था 6, तो अब वो कितना घटा है, यानी कितने पार्ट कम हो गया है, वो 1 कम हो गया है। तो अगर हमारा प्राइस जो पहले अगर 6 था तो वो अब कम होकर कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब ये जो हमने लिखा है ये रेशियो में लिखा है। अब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो में लिखी गई वैल्यू है। रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना। हमें एक कंपैरेटिव वैल्यू दे के समझा रहे हैं कि अगर पहले प्राइस 6 था तो अब कम होके 5 हो गया। हमें पता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ा है तो सामान ज्यादा मिलेगा। अब सामान किस रेशियो में ज्यादा मिलेगा, प्राइस के उल्टे रेशियो में। यानी हम कंजम्पशन का जब रेशियो निकालेंगे तो प्राइस का उल्टा, क्या उल्टा, वो उल्टी वाला नहीं, वैसा वाला उल्टा। तो ये प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा। कि अगर प्राइस घटा है तो हमारी कंजम्पशन जो खपत होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब वो किस रेशियो में बढ़ेगी, जिस रेशियो में हमारा प्राइस कम हुआ है। इतना समझ आया। अब देखिए हमने देखा कि जो कंजम्पशन है वो हमें दे रखी है कि पहले अगर 75 किलो खरीदता था तो बताओ अब कितनी खरीदता है। अब हम देख रहे हैं कि पहले तो वो 5 खरीदता था, लेकिन यहाँ 5 का मतलब वो कितनी खरीद रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 75। यानी कि यहाँ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यानी यहाँ 5 का मतलब है 75, 75 केजी। तो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो अब हमें निकालनी है किसकी, 6 की। तो 6 बराबर होगा 75/5 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 75/5, 75/5 बटे में वो 75/5 गुणा 6। तो अब ये कितने टाइम्स कट जाएगा, अब आप जब इसको काटोगे तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स, 15 बच्चे 75 और 15 छक्का 90। तो वो अब कितने केजी खरीद रहा है, 90 केजी खरीद रहा है। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए कल जो हम सीख रहे थे वो हम परसेंटेज निकाल रहे थे। हम इस जो ये प्रोसेस लिखा है ना बाद में, हम इस वाले प्रोसेस को नहीं कर रहे थे। हम सिंपली यहां से चेंज निकाल रहे थे कि कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, कितने पर बड़ा है, 5 पर बड़ा है, तो कितने परसेंट बढ़ेगा। तो 1 बड़ा है 5 पर, तो 1/5। अब ये फ्रैक्शन में है, इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई और 20% आंसर। लेकिन अब जो फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि अगर पहले 75 खरीदता था तो अब वो कितनी खरीदता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें एक बात आपको क्लियर होगी।
अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ लगे कि हाँ समझ नहीं आ रहा, या थोड़ा स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है, या जो भी आपको डाउट आ रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट का आंसर दूंगा, कमेंट में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कुछ भी पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए क्या लिखा है, सवाल पढ़िए क्या लिखा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 33 सही 1/3%। इफ अ पर्सन इनिशियली वोट 60 kg ऑफ द आर्टिकल, हाउ मेनी किलोग्राम्स विल ही परचेस नाउ। कि एक वस्तु के मूल्य में, कोई एक वस्तु है उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब एक व्यक्ति है, जब वो सामान खरीदने गया है तो उसके मूल्य में 25% की वृद्धि पाता है। किसके मूल्य में? वस्तु के। अब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से उसका खर्चा भी बढ़ा। अब उसका खर्चा भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा। अब वो खर्चा कितना बड़ा है? तो वो खर्चा बढ़ा है 33 सही 1/3%। यदि वो व्यक्ति पहले 60 खरीदता था तो बताओ वो अब कितनी खरीदता है, ये पूछा है। अब देखिए हम इसको पहले मेथड नंबर 1 से बनाएंगे, फिर मेथड नंबर 2। अब हमसे गया है कि जो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है इज इक्वल टू, हमें पता है कि वो एक्सपेंडिचर होता है। अब प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम यहां देखें तो कोई वैल्यू अगर पहले 100 थी तो बढ़कर अब कितनी हो गई है? वो 125। अब हमें पता है कि कंजम्पशन पहले तो 60 थी, अब नहीं पता कितनी है। लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो 33 सही 1/3% से बढ़ा है। अब अगर हम देखें एक्सपेंडिचर को, देखिए यहां अब हम देखें, अगर यहां देख लीजिए जो हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर हम उसको देखें तो हम 33 1/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा +1/3। अब हमें फ्रैक्शन देखते ही क्या समझ में आनी चाहिए कि नीचे टोटल वैल्यू है और ऊपर उस पार्ट की बात चल रही है जो हम चाहते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 में 1 की वृद्धि हुई है, यानी अगर वो टोटल पहले 3 था तो अब वृद्धि होकर वो कितना हो गया है? 4। अब काट छांट की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करें जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब मैं क्या काम करूंगा, पहले इसको काटूंगा क्योंकि ये दोनों 25 के मल्टीपल है, तो ये 25 से 4 बार जा रहा हो, ये 25 से 5 बार जा रहा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितने से जा रहा? ये जा रहा है 12 टाइम्स। अगर मैं देखूंगा ये इससे जा रहा है कितने टाइम्स? ये जाएगा 4 टाइम्स। तो ये x, अब यहां 4 × 4 × 4, तो ये कितना हो गया? 64 kg, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए इतना समझ आया। अब देखिए मेथड नंबर 2 जो रेशियो वाला मेथड है, वो हमारा क्या कहता है। अब उस मेथड से आप वीडियो को पॉज कीजिए और रेशियो मेथड से आप इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि रेशियो मेथड से आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी एकदम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल? अब देखिए नेक्स्ट सवाल अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल पे आने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। और देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर एग्जाम में आता ही आता है। आप कोई भी सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्यू सेट उठा के देख लेना, हर साल में आपको एक ना एक शिफ्ट में ये रखा हुआ ही मिलेगा। एसएससी के एग्जाम्स हुए और जी या जितने रेलवे एग्जाम हुए, या फिर आप ये कहिए टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और फिलहाल में एडिक्वेटी भी, यानी कि हर एक एग्जाम में आने वाला अगर वो कोई क्वेश्चन है तो वो ये है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप
इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहली क्लास में सुनाई थी। अब ये कहानी है, एक पहले छोटे लड़के की सुनाई थी, अब एक बड़े बच्चे की कहानी सुनाता हूं। अब वो कहानी क्या है कि एक लड़का है, ठीक है। अब वो लड़का क्या है, अब एक लड़के का नाम मान लीजिए इसका ए फॉर अलबेला, हर बार अलबेला ही लेते हैं, तो ये अलबेला है। अब इसका एक दोस्त है दूसरा, अब वो एक दोस्त है इसका दूसरा, अब उसका नाम है बी फॉर भूपेंद्र या बाहुबली, जो भी आपको कहना। अब ये उसकी दुकान पे जाता है। अब इस लड़के को पता है कि मैं अपने दोस्त की दुकान पे जा रहा हूं। अब ये गया, इसने अपनी मोटरसाइकिल या कार या जो भी जिस साधन से जाना था, ये वहां गया, दोस्त की दुकान पे उतरा, और इसने क्या काम किया, अब इसने उसको 600 रुपए दे दिए, अपने दोस्त को 600 रुपए दे दिए। अब इसके दोस्त ने कहा कि यार पैसे 600 रुपए नहीं, इस बार थोड़े कम जाएंगे, क्योंकि जो हर बार आप वस्तु खरीद कर लेके जाते थे, अब उस वस्तु का प्राइस कम हो गया है। जैसे मान लीजिए ये घर के राशन के लिए चावल लेके जाता था, तो ये महीने का जो राशन आपके चावल जाते थे, तो वो उसके चावल के 600 रुपए दिया करता था। लेकिन इस बार आगे से चावल का मूल्य कुछ कम हो गया, लेकिन इसको तो नहीं पता था। इसने जाके अपने दोस्त के हाथ में 600 रुपए रख दिए कि ये ले भाई तेरे 600 रुपए। तो अब ये कहेगा कि यार भाई चावलों का जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो कम हो गया। जब मूल्य कम हो गया और हमने 600 रुपए इसको दे दिए, तो वो कहेगा ले पैसे कुछ लौटा दो। तो मैं कहूंगा लौटावे मत, लौटावे मत। अब पैसे मुझको लौटाने नहीं है, यानी पैसे मुझको वापस नहीं लेने हैं, तो फिर क्या कि जितने पैसे तू मुझे वापस दे, उसके हम मुझे चावल ही दे दे। और नहीं समझ में आई होगी। देखिए अब मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं कि एक दोस्त जब वो उस दुकान पे जाता है, तो अपने दोस्त के हाथ में वो 1200 रुपए रखता है कि भाई ये ले तेरे 1200 रुपए। अब वो कहता है कि भाई 1200 रुपए नहीं, पैसे तो कम जाएंगे, क्योंकि वस्तु का जो मूल्य है वो कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया है, तो अब वो कह रहा कितना कम हो गया है, तो मैंने इससे कहा 20% कम हो गया है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जब 20% कम हो गया है, तो अब मुझे ऐसा कर, तू पैसे मत लौटा, तू एक काम कर, तू मुझे सामान एक्स्ट्रा दे दे। तो वो कह रहा है कि कितना सामान एक्स्ट्रा दूं, अरे यार कितना, वो अपने दोस्त से पूछने लगा कि मुझे सामान एक्स्ट्रा दे दे। तो जो अलवेला सामान लेने आया था, वो अपने दोस्त से पूछने लगा कि कितना सामान एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसने कहा 6 किलो। अना कितने का चल रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी और परसेंटेज का साइन हटाते तो 100 नीचे लगाते। अब इस 100 से ये खत्म, इस 6 से ये खत्म, और ये जो हमारा प्राइस आ गया वो आ गया 40 रुपए। 40 रुपए किलो चल रही है वस्तु, यानी 40 रुपए किलो है चावल। अब बात समझ में आई? अभी नहीं आई होगी, दोबारा समझाता हूं। अब हमें क्या किया गया है, देखिए अब हमें चीजों को समझना है थोड़ा सा इफेक्टिव वे में। अब हम सवाल को पढ़ेंगे पहले। अब सवाल को पढ़ने के बाद, अभी हमने कहानी के थ्रू समझा था, अब सवाल के थ्रू समझेंगे कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति 1200 रुपए में अब 6 किलो अधिक वस्तु खरीदता है। तो बताओ वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। तो हमें पता है कि जो वस्तु है अब 1200 रुपए जब वो लेके जाता है, तो 20% कम हुए हैं, इसका मतलब उसको 20% पैसे कम देने पड़ेंगे। तो 20% पैसे वो कम देगा, लेकिन अब मान लो वो पैसे कम नहीं दे रहा, वो पैसे उतने ही दे रहा, तो उसको सामान एक्स्ट्रा मिल रहा। तो जितने पैसे का हम सामान ले रहे हैं टोटल,
अगर उसमें कितना सामान ले रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो कितने रुपए किलो ले रहे हैं ये आ जाएगा। नहीं समझ आया होगा। मान लीजिए मैंने एक दुकान पे जाकर के 100 रुपए की चॉकलेट ली, इतना समझ आया। तो अब मैं टोटल जो लिखा है ऊपर, कुल मूल्य जो लिखा है, कुल प्राइस जो लिखा है, अगर मैं उसमें क्वांटिटी से, इससे क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा कि अगर 100 रुपए में 4 किलो एप्पल मिल रहे हैं, कुल 100 रुपए में 4 किलो, तो इसका मतलब कितने का भाव चल रहा है? 25 का भाव चल रहा है। तो ऐसे ही जो 1200 में 20% कम हुए हैं, वो टोटल हमारे पैसे कम हुए हैं, लेकिन हमने उनको वापस नहीं लिया, उसका सामान हमने ज्यादा खरीद लिया। अब सामान कितना ज्यादा खरीद लिया? तो हमने सामान खरीदा है 6 किलो, तो ऊपर टोटल पैसे लिखे हैं, ऊपर क्या लिखे हैं? टोटल पैसे, कुल प्राइस कितने वापस होने थे, और नीचे क्या लिखा है कि जितना हमने सामान अब ज्यादा खरीदा है। तो हमें यह पता चल जाएगी कि सामान अब कितने रुपए किलो मिल रहा है और सामान का वर्तमान मूल्य क्या है। उम्मीद करता हूं अभी आप लोगों ने समझ लिया होगा। और ये 200 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 100 से ऐसे कर लिया, 0 से 0 खत्म, और ये हो गया 40 रुपए पर केजी। ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इतना समझ आया? मेथड नंबर 1, ये पहला तरीका था इस सवाल को बनाने का। और जब आपसे केवल वर्तमान मूल्य पूछे तो आपको इस तरीके से ही बनाना है। और आपसे 100%, बल्कि ऐसा मान लीजिए पूछता ही ये है, लेकिन वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो, अगर मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस पूछने लगे तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 वो हमसे क्या कर सकता है, कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे अब दूसरे तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देंगे। देखिए चीजों को ना इफेक्टिव वे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चीजों को लिंक करके नहीं याद करोगे या लिंक करके नहीं समझोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप जल्दी से चीजों को भूल जाएं। तो जल्दी से चीजों को ना भूलें उसके लिए हमें चीजों को लिंक करके याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको आपसे लिंक करवाऊंगा पहले वाले सेशंस के थ्रू कि हमें पता है कि किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन कम होगी, अगर हम पहले भी उतने पैसे खर्च कर रहे हैं और अब भी। अब ये लड़का पहले भी 1200 खर्च कर रहा था और अब भी 1200 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन, सॉरी प्राइस घटा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। तो वो किस रेशियो में बढ़ेगी? मैंने बताया था कि प्राइस के उल्टे रेशियो में। तो जो प्राइस है हमारा वो किस रेशियो में कम हुआ है? 20% से कम हुआ है। अब 20% मतलब माइनस के 1/5 हुआ है। इतना समझ आया? अब इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर मेरा पहले 5 था तो अब घट करके वो प्राइस कितना हो गया है? 4। अब अभी हमने आपको बताया था कि प्राइस के उल्टे रेशियो में होती है कंजम्पशन। अगर प्राइस 5 से 4 हुआ है तो कंजम्पशन 4 से 5 होगी। तो अब हम अगर यहां देखें तो ये आएगा 4 से 5। इतना समझ आया? अब हमें ये बताना है कि वो वर्तमान में कितनी खरीदता है। अब अगर हम देखें तो वो पहले 4 खरीदता था और अब एक ज्यादा खरीद रहा है, अब वो 5 खरीद रहा है। अब अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक ज्यादा खरीद रहा है। इतना समझ आया? अब रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना, कि वो हमें इशारे में बता रहा है एक, लेकिन यहां एक तो इशारों में है, रेशियो में बात कर रहा, लेकिन सवाल में कितना बोला, क्वेश्चन में कितना बोला गया है?
6 6। तो यहां एक का मतलब क्या है, यहां एक का मतलब है, एक मतलब 6 कि एक का मतलब जब मैं एक बोलूंगा तो उसका मतलब होगा 6 किलो। तो अगर मैं 5 बोलूं, क्योंकि मैं अब 5 खरीद रहा हूं, तो एक का मतलब अगर 6 है तो 5 का मतलब 6/1 इंटू 5 होगा 30 kg। तो अब वो वर्तमान में कितनी वस्तु खरीद रहा है, 30 किलो। कितनी वस्तु खरीद रहा है, 30 किलो। इतना समझ आया। अब देखिए इसी मेथड से हम वर्तमान प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर वर्तमान प्राइस हमें निकालना हो, हमें पता है कि हम अब कितने रुपए लेके गए थे, 1200। अब कितना सामान खरीद रहे हैं, 30 किलो। कुल ऊपर लिखा जाता है और कितने केजी लिया है हमने वो नीचे लिखते हैं। तो हम काटते हैं इसको, टोटल में कितना लाए हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, तो कितने रुपए पर केजी पड़ा वो हमें मिल जाता है। तो ये 0 से 0 खत्म, ये 3 से 4 टाइम्स जाएगा। तो ये देखिए हमारा 40 रुपए पर केजी हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछे क्वांटिटी कितनी है, तो हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। अगर हमसे डायरेक्ट प्राइस पूछे तो आपको इसी मेथड से बनाना है। इतना समझ आया। अगर आपसे क्वांटिटी पूछे तो आपको रेशियो मेथड से बनाना है, और अगर आपसे प्राइस पूछे तो आपको किससे बनाना है, डायरेक्ट इससे सोल्व करना है। आप इससे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें थोड़ा सा समय बचाना है तो हमको इसी अप्रोच को लेकर चलना होगा। अब देखिए हो सकता है अभी एक सवाल से आपको समझ ना आया हो, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इसी तरह का होगा। क्या है वो दूसरा सवाल, पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर सवाल है कि एक वस्तु है, उस वस्तु का जो मूल्य है वो 30% से कम हो जाता है। अब वस्तु का मूल्य 30% से कम हो गया। अगर मूल्य कम हुआ है तो उसकी वजह से एक व्यक्ति 420 रुपए में, एक व्यक्ति 420 रुपए में 6 किलोग्राम ज्यादा वस्तु खरीदता है। अब इसका मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो मूल्य हम निकालते हैं वो सिंपली मेथड से निकालते हैं। कैसे? कि हमारे टोटल अब कितने रुपए लेके जा रहे हैं हम दुकान पर, 420। अब प्राइस कम हुआ है तो इसका मतलब हमें पैसे वापस मिलेंगे। टोटल कितने हमें वापस मिलते, टोटल कितने मिलते, तो हमने कहा 30%। अब हम परसेंट से लिख दिया। अब 30% मिलते, लेकिन हमने वो पैसे वापस नहीं लिए, हमने उसका भी सामान खरीद लिया। अब हमने कितना सामान खरीदा है, तो हमने सामान खरीदा है 6 किलो। ऊपर टोटल पैसे और नीचे कितना किलो खरीदा है। अगर हम कुल रुपए में संख्या से डिवाइड कर दें, मात्रा से डिवाइड कर दें, क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो कितने रुपए पर केजी वो वस्तु है वो मिल जाता है। अभी मैंने बताया था कि अगर आपने 100 रुपए के क्या लिए हैं, सेब लिए हैं, और जो सेब हैं वो कितने हैं, मान लीजिए वो है 2 किलो। तो जो ऊपर है वो टोटल पैसे लिखे हैं आपने, कुल पैसे जो आपने दुकानदार को दिए हैं, और नीचे जो सामान आपने दुकानदार से लिया है उसकी मात्रा। अब उसकी मात्रा जब आपने 2 लिखी है तो यहां हमने मात्रा लिखी, तो हमें जो काट छाट के मिला वो 50 रुपए किलो हमारे सेब थे। तो ऐसे ही अगर हम यहां बात करेंगे, अगर हम यहां पे बात करेंगे किसकी, पैसों की, तो हमें जितने पैसे वापस मिलने थे टोटल, हमने उनका भी सामान ले लिया। जब हमने उनका भी सामान ले लिया, कितने किलो सामान ले लिया वो भी हमें पता है, कितने रुपए हमें वापस मिलते वो भी हमने दे दिए वो भी पता है।
तो टोटल पैसों में हमने टोटल कितना खरीदा, मात्रा कितनी थी, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो पर केजी यानी प्रति किलोग्राम क्या मूल्य है वो मिल जाएगा। तो अब हम इसको काटना छाटना शुभारंभ करेंगे और ये रहा आपका 100% और रहा 6। अब देखिए ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको इस सवाल को कितना छोटा कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ 20 से 20 खत्म और ये हो गया और ये हमारा 21 रुपए पर केजी हमारा आंसर हो गया। देखिए अगर आप जैसे जैसे आप ना कैलकुलेशन सीखते रहोगे ना, आप जैसे जैसे सवालों को सोल्व करना सीखते रहोगे, ये जो आपने अभी जो ये स्टेप्स लिखे हैं ना, आप इनको हो सकता अवॉइड भी कर दो। इतना लिखना आप ना परसेंटेज देख के 0 से 0 साइन काटते चले आओ, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। देखिए कैलकुलेशन ना आपको खुद से ही सीखनी है। आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आके आपको कैलकुलेशन सिखा के जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ शुरू की क्लासेस में आपको चीजें बता के चलता रहूंगा, इसीलिए कि आप समझ पाओ कि सवाल को कैसे हमें सॉल्व करना है। अपनी अपनी कैलकुलेशन करने का तरीका, अपनी अपनी कैलकुलेशन करने की एबिलिटी सबकी अलग होती है। हो सकता है आप इसी सवाल की कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से करो, मतलब इस कैलकुलेशन को अब आगे हो सकता है आप पहले 2 से काटो, पहले 3 से, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप सवाल को खुद जरूर करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, चीजों को हो सकता है आप कम समझो, आपको अपनी कलम घिसनी ही पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। वरना आपके साइड में बैठा हुआ जो आपकी लाइब्रेरी में साथ बैठता है, जो आपका दोस्त जिसने भी फॉर्म ऑनलाइन कराया है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उस एग्जाम की लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको उन लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। और देखिए जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती। आपके पास अब समय है, आपके पास अब हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर नहीं होती, बट अगर आप बैठकर मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, आपके फोन में रिचार्ज भी है, नेट भी है, या जो भी आप कह रहे हो, आप एक अच्छी जगह सुन रहे हो इसको, तो फिर आप कैपेबल हो कि आप पढ़कर समझकर और एक अच्छी नौकरी ले पाओ। वरना वक्त और समय कब निकल जाता है ना, वक्त जिसे आप समय बोलते हो वो कब निकल जाता उसका पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप सवालों को खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करो। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने सब यहां तक, जो भी आपने यहां तक पढ़ा है वो क्लियर होगा। और इसी उम्मीद के साथ अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल? अब देखिए, अब यहां पर प्राइस में वृद्धि हो गई, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अगर हमें पहला इसका मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? वर्तमान मूल्य। तो हमें पता है कि वो कितने रुपए टोटल लेके जा रहा है, 600। कितने की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। कितना सामान कम खरीद रहा है? 10 किलो कम खरीद रहा है, तो उसका वर्तमान मूल्य हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसको काट छाट को शुभारंभ कीजिए और 25% हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। अब हमें पता है ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये 15 चौका 60, तो ये 15 रुपए पर केजी वर्तमान मूल्य आपका निकल के आ गया। अब वस्तु कितनी मात्रा में खरीदता है वो, इतना समझ आया? अब वस्तु कितनी मात्रा में खरीदता है, टोटल अगर हम देखें 600 रुपए हैं जो वो लेकर गया है। अब वो 600 रुपए में कितना प्राइस है अब उसका? तो हम बात करें 15, तो अब हम जब इसको काटेंगे तो टोटल हमें 15 चौका 60 किलो वो लेकर आ रहा है। नहीं समझ में आया होगा? अब देखिए यही चीज को मैं रेशियो वाले मेथड से आपको प्रूफ करके बताऊंगा। हमें पता है जो प्राइस है उसमें वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है? 25%। तो यहाँ 25% मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक, अगर प्राइस पहले 4 था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 5।
पैसे पहले भी 600 लेकर जाते थे हम, अब भी 600 लेकर गए हैं तो इसका मतलब प्राइस बड़ा है तो वस्तु कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी? प्राइस के रेशियो का उल्टा। तो प्राइस का रेशियो का उल्टा होगा 5:4, 5:4। अब हमसे वो ये कह रहा है कि हमें कितने किलो वस्तु कम मिलती है? 10 किलो। लेकिन वो सवाल में 10 किलो है और यहां जब हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो वो 1 किलो है, वो 1 है। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 10 किलो। 1 मतलब कितना हो गया? 10 किलो। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 किलो। इतना समझ आया? देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब हमें पता है कि अभी फिलहाल में 15 रुपए पर केजी चल रहा है, ठीक? अभी 15 रुपए पर केजी चल रहा है। देखो आपको इसी वाले पहले वाले मेथड से ही करना है दोनों सवालों को। आपको क्या करना है? वर्तमान मूल्य निकाल लेना कि भाई अब कितने को चल रहे हैं चावल? 15 को चल रहे हैं, लो 600 रुपए के दे दो। 15 को चल रहे हैं, 600 रुपए के दे दो, तो कितने मिल गए? 40 किलो। 15 को चल रहे हैं चावल, 600 रुपए के चावल खरीदने हैं, तो कितने? 40 किलो। इतना समझ आया? देखिए आप ना कुछ चीजों को ना अपने आप से समझने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि हम अपने आप जितना अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं ना, जितना अच्छे से हम रिलेट कर लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में याद रहती है। वरना ज्यादातर चीजों को जो हम भूलते हैं वो इसीलिए भूलते हैं कि हम उन चीजों को रिलेट नहीं करते आपस में। देखिए मेथड तो आपको ये सिमिलर है, आप पढ़ोगे आपको मेथड यही मिलेंगे, आप इसी को सोल्व करोगे, बट हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सवाल को सवाल के तरीके से बस पढ़ा और हमने सॉल्यूशन देखा और बस छोड़ दिया। लेकिन हम सवाल को कहानी के थ्रू अगर देखेंगे, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि जैसा सवाल में लिखा है एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो उस सिचुएशन को बनाकर अपने सवाल को उससे रिलेट कर लेंगे, जिससे कि सवाल हमारे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और हम कम रिवीजन में भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वो नेक्स्ट सवाल क्या होगा? अब वो नेक्स्ट सवाल है आपका ये, अब सॉरी ज्यादा आगे बढ़ गए हम। अब नेक्स्ट सवाल क्या होगा? अब मैंने आपको जो पढ़ाया था अभी तक, जो मैं आपको अब तक पढ़ाता लेके आ रहा हूं, वो ये था कि जो हमारा प्राइस होता है किसी भी वस्तु का, यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, अगर उस मूल्य में उस वस्तु की खपत से, किससे? खपत से, यानी हम कंजम्पशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा। इतना हमें क्लियर था यहां तक, इस चीज को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने क्या कहा था कि हम चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो कुछ ऐसा ही है कि अगर हम देखें तो देखिए सवाल पढ़ के और आप खुद रिलेट करोगे कैसे कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25%, 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं समझ में आया होगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे, कि जो टिकट होता है एक, मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने जाते हैं, आपने ये पाया कि पर एक टिकट का मूल्य मान लीजिए 120 रुपए है। अब वो दिन भर में कितनी टिकट करता है, कितनी टिकट बेचता है, और बेचने को हम बेचने को हम मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है, जो हमारे एग्जाम में आती है, उसको बोलते हैं हम बिक्री, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। जैसे हम कहते हैं ना भाई कितनी सेल हो गई, तो इसका मतलब है बिक्री कितनी हो गई, कितने आइटम बिक गए, यानी नंबर ऑफ आइटम, यानी कि नंबर ऑफ टिकट। जैसे हम कहते हैं ना कि यार फोन जो है बहुत ही सेल हो रहा,
आपने सुना होगा कि आईफोन 17 की, आईफोन 13, 14, 16 की सेल सबसे ज्यादा रही। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ आईफोन जो बिके हैं वो बहुत ज्यादा थे। तो सेल का मतलब होता है, बिक्री का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की क्वांटिटी टोटल कितनी है वो कहलाती है सेल, वो कहलाती है बिक्री। तो 120 रुपए का एक टिकट है। अब टोटल बिक्री कितनी हुई है, ठीक, यानी सेल कितनी हुई है। इसका मतलब सेल का मतलब यहां नंबर ऑफ आइटम, यहां पर है नंबर ऑफ टिकट, कि उसके टिकट कितने बिके हैं, टिकट की कितनी सेल हुई है, टिकट की कितनी संख्या बेची गई है। तो यहां मान लीजिए अगर वो 100 टिकट बेचता है, तो यहां अगर हम प्राइस में जो सेल है, और सेल को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल, यानी वस्तु की संख्या या वस्तु की मात्रा। तो हमें टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाता है, जिसे हम राजस्व भी बोल देते हैं, या हम टोटल आय बोल देंगे मालिक की, कि टोटल मालिक ने कितने पैसे कमाए। अब इसको रिलेट करिए, प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम देखें तो जो मालिक है उसने टिकट का प्राइस बढ़ा दिया। अगर हमने टिकट का प्राइस बढ़ा दिया है तो इसका मतलब हमें पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, हम ज्यादा कमाएंगे अब। लेकिन अगर हमारी कमाई नहीं बढ़ी, अगर हमारी कमाई नहीं बढ़ी, तो अगर प्राइस बढ़ाया है हमने तो ग्राहकों की संख्या कम हो गई, यानी टिकट की बिक्री कम हो गई। तभी तो हमारा जो टोटल आय है, टोटल हमारी इनकम है, वो नहीं बढ़ी प्राइस बढ़ाने पर भी। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टिकट कम हुए होंगे। आप रिलेट कीजिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर से। जब प्राइस बढ़ता था और एक्सपेंडिचर सेम रहता था तो कंजम्पशन उसके उल्टे रेशियो में कम होती थी। वही यहां सेम है। अब देखिए हम यहां लिखेंगे किससे, प्राइस इनटू सेल टोटल इनकम आ गई अब हमारी। अब हमें पता है कि जो प्राइस है वो कितना हुआ है। तो जो प्राइस है पहले 100 था, अब बढ़कर वृद्धि 125 हो गई। अब हमें सेल का बताना है, सेल हमें नहीं पता, पहले अगर 100 थी अब नहीं पता कितनी है। लेकिन हमें पता है कि इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले भी 100 थी आज भी 100 है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे 0 से 0, और ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, और ये इससे जाएगा ये 20 टाइम्स। अब जो फ्रैक्शन होती है ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले एक साथ। तो ये x बराबर कितना हो गया 80 बराबर 1, तो x बराबर आ गया 80। यानी जो चीज पहले कभी नीचे हम लिखते हैं पहले वाला और ऊपर लिखते हैं अब वाला, जो चीज पहले 100 हुआ करती थी अब कितनी हो गई है 80। इसका मतलब कितनी कम हो गई है 20। तो 20 कम हुई है कितने पर 100 पर। अब ये फ्रैक्शन में आई है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हुए आए हैं हम। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 0 से 0 खत्म, ये आ जाएगा 20% डिक्रीज, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। इतना समझ आया। अब हमने इस कंसेप्ट को भी रिलेट कर लिया पीछे के कंसेप्ट से। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। अब देखिए प्राइस ऑफ सिनेमा हॉल टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, बट देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द ओनर ऑफ द सिनेमा हॉल। कि जो सिनेमा हॉल का ओनर है उसके जो इनकम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्राइस भले ही बढ़ा दिया। अब आप मान लीजिए आप ओनर हैं, आपका खुद का एक सिनेमा हॉल है, तो अगर आप टिकट का प्राइस बढ़ाओगे तो यही तो सोचोगे कि 100 टिकट बिक रहे हैं और एक टिकट मान लीजिए 120 का है, ठीक।
या एक टिकट मान लीजिए 10 रुपए का ही है और आपने 100 टिकट बेचने, तो 10 इंटू 100 आपको टोटल अंदाजा लग गया कि साहब 1000 रुपए। आपने सोचा हम प्राइस बढ़ाएंगे टिकट का, 10 नहीं रखेंगे 20 रखेंगे। तो अगर प्राइस आप 20 कर दोगे 10 से, तो हमें पता है कि अगर टिकटों की संख्या अगर सेम रहेगी, अगर टिकट 100 ही बिकेंगे, तो हमें पता प्राइस जब बढ़ा है तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन प्राइस बढ़ने पर इनकम बढ़ने की बजाय उतनी ही रही। इसका मतलब यह है कि टिकटों की बिक्री कम हुई होगी। अब वो कितनी कम हुई होगी कि प्राइस हमारा बढ़ा है, तो अगर हमारी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो प्राइस के उल्टे रेशियो में टिकट की बिक्री कम होगी। याद करो, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगी, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगी। कब? जब एक्सपेंडिचर नो चेंज हो। प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगी, प्राइस घटेगा कंजम्पशन बढ़ेगी। प्राइस घटाओ कंजम्पशन बढ़ाओ, प्राइस घटाओ कंजम्पशन बढ़ाओ। प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगी, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगी। कब? जब हमारा एक्सपेंडिचर नो चेंज हो। इसका मतलब अगर हम इनकम हमारी नो चेंज है, तो अगर टिकट का प्राइस बढ़ेगा तो टिकट की बिक्री कम हुई है, और अगर टिकट का प्राइस हमने घटा दिया और आज भी हमारी इनकम कम नहीं हुई, बराबर है उतनी ही है, तो टिकट का प्राइस घटा है तो टिकट की बिक्री बढ़ी है, इसीलिए ही हमारी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतना समझ आया होगा। अब ये बातों से ना समझ करके क्वेश्चन के सोल्व करके उसकी मदद से समझेंगे। अब देखिए हमने कैसे समझना है चीजों को। अब हमने समझना है कैसे जो प्राइस है वो प्राइस में वृद्धि हुई है 12.5% की। इतना समझ आया। अब 12.5% मतलब 1/8। इतना समझ आया? यहां तक क्लियर है? अब हमें पता है कि प्राइस जो कभी 8 होता था, अब वो 1 बढ़ेगा और कितना हो जाएगा? 9। अगर हमारी इनकम सेम है, आज भी मालिक की इनकम सेम है, तो इसका मतलब जो सेल होगी यानी कंजम्पशन होगी वो क्या होगी? उसके उल्टे रेशियो में, यानी वो 9:, क्या होगी? 9:8 होगी। यानी पहले 9 थी और अब कितनी है? 8। यानी कितनी कम हुई है? 1 कम हुई है। कितने पर कम हुई है? तो हम कहें कितने पर कम हुई है? 9 पर। कितनी कम हुई है? 1। कितने पर कम हुई है उसको नीचे लिखेंगे, कितनी कम हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया -1। अब ये हमारी फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। तो अब जब ये फ्रैक्शन में आ गई तो इस फ्रैक्शन को हम करेंगे परसेंटेज में चेंज। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने इसको कर लिया 100 से मल्टीप्लाई और ये आ गया परसेंटेज में। अब आपका टास्क है कि आप इसको एक्चुअल में लिखो, क्योंकि आप भी तो कुछ करोगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए ऐसे ही वैल्यू ऐड होती चली जाती है हमारे सवालों में। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो सिनेमा हॉल के टिकट का जो मूल्य है वो 30% से बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ाने का जो पर्पस था वो ये था कि हमारी आय बढ़ जाए, और यहां ऐसा ही हुआ। यानी इस बार प्राइस बढ़ा और जो सेल थी वो भी कुछ में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, या कुछ भी जो हुआ वो बताना। लेकिन जो उसकी टोटल इनकम थी, आप इसको प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर उसी स्ट्रक्चर से समझिए कि प्राइस जो था वो पहले जो भी था, अब वो 100 से बढ़कर कितना हो गया है? 130। मल्टीप्लाई जो कंजम्पशन थी हमें नहीं पता, बिक्री कितनी थी हमें नहीं पता, तो वो पहले अगर 100 थी तो अब बढ़कर वो या घटकर x हो गई होगी। अब हमें पता है कि जो उसकी आय है वो उसकी आय है वो पहले 100 थी, अब 17% से बढ़ी है। इसका मतलब 117 हो गई है वो।
अब हम काट छाट करना शुरू करेंगे। अब जैसे हम इसको काटेंगे, इस 0 से ये 0 चुपके से काट दिया, इस 100 से ये 100 काट दिया। अब हम अगर देखें तो ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स और ये x बराबर आ जाएगा 90। यानी पहले कोई चीज जो 100 थी आज घट करके कितनी हो गई है? 90 हो गई है। घट करके कितनी हो गई है? 90 हो गई है। तो इसका मतलब वो पहले अगर 100 थी आज वो 90 हुई है। कितनी कम हुई है? 10 कम हुई है। 10 कम हुई है कितने पर? 100 पर। अब ये फ्रैक्शन में आई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, काट छाट सुबारा माइनस 10%, यानी बिक्री क्या हुई है? 10% से कम हुई है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या होगा। अब जो ये नेक्स्ट सवाल है, अब जो हमें सवाल ये बनाना है वो कैसे बनाना है। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आपको इस सवाल का आंसर कमेंट में पिन करना है कि इस सवाल का आंसर क्या है। देखिए, मेरा जो पर्पस है ना, आपको मैथमेटिक्स में एक ऐसी अप्रोच देना है जिससे आप सवालों को एक सिंगल मेथड का यूज करके सारे सवालों को रिलेट कर सको। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टुकड़े टुकड़ों में चीजें बटी हुई हैं। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सवालों को सोल्व करते चले जाए ना आगे आगे, तो पीछे की चीजें भी लिंक होती चली जाए, जिससे कि हमें रिवीजन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहां हमें 5 या 6 रिवीजन में चीजें समझ आती ना, ऐसे तरीकों से हमें वो चीजें थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाती है। और एग्जाम में बेनिफिट होना तो आज के समय में ऐसा समझ लीजिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जाम का देखिए कुछ नहीं पता, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, आपको भी पता ही होगा। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के जो एक्शन है उससे वाकिफ ही होगे। और अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसके तो बस कुछ कहने ही नहीं है। क्योंकि एडुकेटी जो आई है अब, उसने तो बस क्या ही कर रखा है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और मैं एक अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, इतनी रेंज भी नहीं है, तो मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप अगर मैथमेटिक्स को देखिए, आपका सिलेक्शन क्यों रुक रहा है आपको ये जरूर जानना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस वजह को नहीं जानोगे ना, अब देखिए क्लास खत्म हो चुकी है तो मैं और आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने बात भी नहीं की थी। आपका सिलेक्शन अगर मैथमेटिक्स की वजह से रुक रहा है ना, तो आप मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट की वजह से रख रहा है, तो आप उनको ज़्यादा अप्रोच दीजिए। हर एग्ज़ाम में हर जो सब्जेक्ट है उसको पूछने का पोर्शन अलग होता है। तो आप ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि जो आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिलाए। पता है लोग क्या काम करते हैं, जो मैं बस अब कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है जब हम छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना, हम छोटे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जब हमें कोई नहीं जानता, तो लोग हमारी बातों की वैल्यू नहीं करते। यही बात अगर कोई दूसरा यूट्यूबर जिसके सब्सक्राइबर थोड़े से ज़्यादा हों और वो इन सब बातों को कहेगा ना, तो उसकी बातें थोड़ी इफेक्टिव भी लगती हैं। तो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, क्या ही बोलूँगा अब। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिलाएं। आप उन स्टूडेंट की गिनती में मत आ जाना कि जो पीएचडी करने निकल जाते, पता चला परसेंटेज कोई 1 डेढ़ महीना पढ़ रहे हैं। क्या सेंस बनता है। अब जैसे दिल्ली पुलिस का मान लीजिए, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर सेपरेट 10 नंबर का आता है, लेकिन एक चैप्टर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आने की संभावना, मान लीजिए कोई एक चैप्टर है अरिथमेटिक का, इतने सारे कंसेप्ट में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना है या 2, हद से हद। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर में, तो कम सब्जेक्ट हैं, कम क्लासेस हैं और 10 मार्क्स दे के जाता है। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को कवर कर लें। मैं ये नहीं कह रहा आप मैथ मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं कि उन चीजों को जो आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिला सकती हैं, आप पहले उन पे फोकस कीजिए।
हम ना स्ट्रैटेजी दूसरों की फॉलो करते हैं, अब क्या ही कह सकते हैं, दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। टॉपर्स ने क्या करा था भाई, टॉपर्स किस स्कूल से पढ़ के आया आप जानते हो उसको? उसने बीटेक किया है, आईआईटी से किया है, कहाँ से किया है, बीएससी की है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड कैसा था वो, एकेडमिक लेवल पे कैसा था वो, ग्रेजुएशन में उसने क्या किया है, ग्रेजुएशन में उनने कौन सी लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है। तो ये सारी चीजें बिना जाने आप उनको अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक ऐसा बच्चा जिसने ना 9th में, ना 10th में, ना 12th में कभी मैथमेटिक्स को सीरियस ही नहीं लिया, कभी इंग्लिश को सीरियस ही नहीं लिया। अब वो बच्चा अब 12th के बाद जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है और वो एक ऐसे बच्चे की स्ट्रेटेजी लेता है जो दिन रात किताबों में ही रहता था। उसने अपनी ग्रेजुएशन कहीं दिल्ली के कॉलेज से की है, बड़े कॉलेज से की है। तो भाई कैसे आप उनको compete कर सकते हो? मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी और उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी ही। तो इसीलिए आप किसी और को मत फॉलो कीजिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। अगर आप अपनी लाइफ के लिए अपनी स्ट्रेटेजी खुद नहीं बना सकते तो फिर आप क्या ही कर सकते हो? आप डिसाइड करो आपके लिए पढ़ने का टाइम कौन सा अच्छा है। आप लाइब्रेरी में किस समय ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हो? कुछ लोगों को सुबह में जाना अच्छा लगता है, आप सुबह में जाइए, कंफर्टेबल होके पढ़िए। रिजिड मत होना सिलेक्शन को लेकर। लोग ना अपनी जवानी बर्बाद कर लेते हैं सिलेक्शन के पीछे, दोस्ती कम कर लेते हैं, दोस्तों से कट कर लिया, घूमने नहीं जाएंगे। यही समय है, आगे जाके जब देखोगे ना सिलेक्शन भी हो जाएगा ना आपका, सिलेक्शन होने के बाद भी जब आगे जाके देखोगे तो आप पीछे लौट के देखना चाहोगे कि काश मैं पिछले समय में थोड़ी सी और मस्ती कर लेता। बट बाकी मैं इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अलविदा लेते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।